नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। और इन्हीं तैयारियों को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली किताब का अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पूर्ण स्थापना। और आज है उसका लास्ट लेक्चर नंबर 6। हमने लेक्चर 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं और आज के लेक्चर के साथ हमारे 5 चैप्टर इस किताब के पूरे हो जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पूर्ण स्थापना। ठीक है, तो 1971 के चुनाव और फिर वापस कांग्रेस अपने शासन पर आ जाती है, शासन करना शुरू कर देती है, फिर कांग्रेस के दबदबा बन जाता है परिणाम, और उसके बाद और फिर कांग्रेस प्रणाली का पूर्ण स्थापना की बात हम लोग करेंगे। ये इंदिरा गांधी जी है और अगले अध्याय में भी हम इंदिरा गांधी जी की ही बात करेंगे। ठीक है, शुरुआत के 4 चैप्टर जवाहरलाल नेहरू जी, 2 चैप्टर इंदिरा गांधी जी। चलिए 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पूर्ण स्थापना। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में जाते जाते 1971 के चुनाव की कुछ चर्चा करी थी। 1971 के चुनाव के तहत यह हुआ कि कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल जाता है। कौन सी कांग्रेस को? कांग्रेस आर को, इंदिरा गांधी जी वाली जो कांग्रेस है उसको प्रचंड बहुमत मिल जाता है। और जैसे ही प्रचंड बहुमत मिल जाता है तो 1971 के में सरकार बनते ही सबसे पहला काम कौन सा करती है इंदिरा गांधी जी? प्रिव्यू पर्स को समाप्त करती है, संविधान में संशोधन करती है, अनुच्छेद 366 को हटाती है और प्रिव्यू पर्स की समाप्ति कर देती है। चलिए अब 1971 के चुनाव की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस की टूट क्योंकि 1969 के इलेक्शन में 1969 नवंबर में जब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन गई थी तो अब इंदिरा गांधी जी के पास समर्थन कम था, क्योंकि जो ओ वाले थे वो तो अलग हो ही गए, वो तो इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर चुनना ही नहीं चाहते, वो तो अलग हो गए। तो अब इंदिरा गांधी जी की जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई। अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और मत मतलब एक तरीके से व्यू भी होता है, आप क्या सोचते हैं, क्या आपका विचार है, और दूसरा उसके अलावा वोट भी। ठीक है, तो अब जो अल्पमत था मतलब अब जो सपोर्ट था इंदिरा गांधी जी को वो क्या हो गया था? कम हो गया था। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दों आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही, परंतु डीएमके ने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करा, इन्होंने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करा। इंदिरा गांधी जी ने इनके कुछ मुद्दे माने, इन मुद्दों पर तीनों की सहमति होती है और सरकार में इंदिरा गांधी जी बनी रहती है। इंदिरा गांधी जी की सरकार सत्ता में रहती है, पावर में रहती है। ठीक है, देखिए ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आपकी जो मेन पार्टी है वो आपसे अलग हो जाए और उसके बावजूद भी आप सत्ता में बने रहो। ये भी एक बहुत बड़ी ताकत वाली बात है कि इंदिरा गांधी जी उस समय सडनली इन पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार में आ जाती है। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। देखिए अब भाई सीपीआई जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो खुद समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा मैं बात करूं डीएमके, तो डीएमके कुछ ऐसा ही रवैया है, समाजवादी वाला ऐसा ही रवैया है। ठीक है, उनका दक्षिण में जो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम चलाना है और करना है वो सब समाजवादी वाले से हैं। तो सरकार ने बड़े ध्यान से इन दोनों पार्टी के विचारों को ध्यान में रखते हुए क्या करा? सरकार ने समाजवादी रंग को अपना करके रखा कि भाई समाजवाद वाली जो विचारधारा वो नहीं टूट जानी चाहिए। अगर वो टूट गई तो ये लोग हट जाएंगे और मेरी सरकार गिर जाएगी। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। तो जो भूमि सुधार के जो कानून थे उनको क्रियान्वयन, उनको लागू करने के लिए ये अब इंदिरा गांधी जी एक्टिव हो गई थी, जबरदस्त अभियान चलाया। भूमि सुधार के कानून लागू होने चाहिए, सारे राज्यों को आदेश दिए गए, सब जगह जल्दी से। क्यों? क्योंकि सीपीआई और डीएमके जुड़ी हुई। कांग्रेस की खुद की भी नीति थी कि भाई भूमि सुधार कानून लागू होने चाहिए, और इंदिरा गांधी जी नहीं, नेहरू जी के समय से ही थी, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। उन्होंने तो, नेहरू जी ने तो भूमि सुधार के लिए शुरुआत में 1951 में ही भारत में संविधान में संशोधन कर दिया था। तो काफी डेडिकेशन था भूमि सुधार को लेकर के। परंतु अब सीपीआई और डीएमके और जुड़ चुकी है जो कि इनका पूरा समर्थन करती है। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला अब भी यही काम करो जिससे डीएमके और सीपीआई खुश रहे। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनाए। भू परिसीमन मतलब लैंड सीलिंग। ठीक है, जमीन पर इससे ज्यादा जमीन आप लोग नहीं रखते, एक लिमिट लगा दी जाती है, भू सीमा लगा दी जाती है, इससे ज्यादा जमीन किसी व्यक्ति के पास नहीं होगी। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गर्ज से इंदिरा गांधी की सरकार 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। देखिए तो अब 1970 के दिसंबर में क्यों लोकसभा भंग करी गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा? लोकसभा भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, उसी के आदेश पर भाई लोकसभा जो हाउस है वो डिसोल्व होता है कि भाई अब आज ये हाउस डिसोल्व है, अब इसकी चुनाव की घोषणा होगी। तो पर करता तो प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही है। ठीक है, तो अब इंदिरा गांधी जी ने क्यों एक साल पहले ही, मतलब 1971 के फरवरी में चुनाव होंगे और ये होने कब थे? 72 में होने थे।
बिल्कुल 1 साल 2 महीना पहले ही क्यों इंदिरा गांधी जी अपनी सरकार भंग करवा देती है, अपनी सरकार को हटवा देती है? क्या क्या कारण थे? पहली, राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने के लिए। भाई हमें दूसरे राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इंदिरा गांधी जी खुद क्या है, सुपर पावर बनना चाहते थे। मुझे किसी पर दबाव नहीं चाहिए, किसी का दबाव नहीं, ना खुद की पार्टी के लोगों का, ना दूसरे पार्टियों का, नहीं। आजाद, बिल्कुल आजादी के साथ मैं अपने देश के लिए, अपने लिए, राष्ट्र के लिए काम कर सकूं, बिल्कुल फ्री। अपनी निर्भरता समाप्त करना। दूसरा, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करना। जो खुद की पार्टी है, कांग्रेस आर है, उसकी पार्टी को मजबूत बनाना। ठीक है, नहीं तो कल को ये कहेंगे लोग कि इंदिरा गांधी जी तो क्या है, सीपीआई और डीएमके के बलबूते चल रही, नहीं तो चल ही नहीं पाए। तो नहीं, बोला खुद की पार्टी की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करना। और जो इंदिरा गांधी जी काम कर रही है, क्या उससे जनता खुश भी है या नहीं है, पता तो चले। तो पता चले तो लो साहब करो, हमें वोट करो। ठीक है, मैं जो गरीबों के लिए काम कर रही हूँ, मैं और काम कर रही हूँ, मैं भूमि सुधार लेकर के आ रही हूँ, मैं भू परिसीमन के कानून लेकर के आ रही हूँ, आप उससे खुश भी हो या नहीं हो। तो जनादेश, ठीक है, जनता का आदेश जानने के लिए भी इंदिरा गांधी जी ने देखा कि भाई टेक अ रिस्क लेते हैं और चुनाव कराते हैं और देखते हैं जनता किसके साथ है। 1970 के दिसंबर में इसलिए लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था। बोल्ड का मतलब क्या, साहस, हिम्मत वाला डिसीजन था। इतना आसान नहीं है कि कोई भी अपनी सरकार में भंग करवा दे। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि ये भी हो सकता था कि इंदिरा गांधी जी बहुत बुरी तरीके से हार भी सकती थी, क्योंकि इस 71 के चुनाव में कांग्रेस ओ वाले सारे बड़े नेता भी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो अगर वो जीत जाते तो इंदिरा गांधी जी यहाँ हार जाती, और यहाँ हार जाती तो इंदिरा गांधी जी आगे तक कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती, क्योंकि फिर ये इमेज बन जाती कि कांग्रेस ओ ही बेहतर है, आर नहीं, और कांग्रेस ओ ही असली संगठन था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था। और नहीं तो इंदिरा गांधी जी का मौका था कि भाई अभी 1 साल हो रहे, मैं 1 साल में और ऐसा काम करूं जिससे कि लोग और खुश होए और मैं लोगों का सपोर्ट बटोरूं और फिर चुनाव लड़ूं। पर नहीं, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, हिम्मत वाला डिसीजन लिया कि नहीं, अभी भंग कर दी जाए और चुनाव लड़ेंगे। और आश्चर्यजनक भी था, सबको चौंका दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे वोट की तस्वीर दिखाई है, क्योंकि फिर से समय आया रे आयो, मतदान आयो, फिर से मतदान आयो, लोग वोट डालने जाएंगे। लोकसभा के 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, ये किताब क्यों कहा गया स्वतंत्र भारत में राजनीति। 1947 की जो घटना है, 1947 से लेकर के 1950 तक की जो घटना है, वो आपने अध्याय 1 में पढ़ी बच्चों। पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ी। 1900, उसके बाद 1952 के चुनाव, 57 के चुनाव, 62 के चुनाव, इनके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ करके आए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 67 के चुनाव के बारे में पढ़ा। अब हम लोग 71 के चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब 1952 से लेकर के 71 तक के 5 चुनाव के बारे में हमने यहाँ पर सारी डिटेल इकट्ठा कर ली। मतलब अब हमारे पास भारतीय राजनीति का इतना 71 तक का अनुभव हो चुका है। हम बता सकते हैं इस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, फिर उनका ये हुआ, ये गतिविधियां हुई, ये काम हुए, फिर वो प्रधानमंत्री बने, वो बने 71 के चुनाव तक की हो गई। और 71 के जो आगे की कहानी है ना, आगे की कहानी आगे के चैप्टर में आएगी। मतलब मैं आपको 77 के भी चुनाव पढ़ा करके जाऊंगा। तो मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा मैं यही हूं, मैं अगले साल भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और अगले साल भी पढ़ाऊंगा। पर मैं आपको कह रहा हूं, मैं यहाँ पे 77 के चुनाव भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब आप बोलोगे 77, 78 में होंगे। ठीक है, वो क्यों होंगे, वो आपातकाल वाला जो दौर है वो भी जानेंगे। तो ये भारतीय राजनीति के बारे में आप पढ़ रहे हो कि किस प्रकार से जब से भारत आजाद हुआ क्या व्यवस्था चल रही है और हर सरकार ने क्या क्या अपना योगदान दिया है। अब बात कर लेते हैं मुकाबला। देखे जरा किसमें है कितना दम। ठीक है, अब यहाँ पर सच में देखिए मुकाबला, इस बार मुकाबला कांग्रेस या सीपीआई में, डीएमके में नहीं था। इस बार मुकाबला था किसमें, कांग्रेस ओ में और कांग्रेस आर में। असली मुकाबला तो यहाँ था। खुली चुनौती तो इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस ओ को दी थी कि भाई अब देखते हैं, ये 71 के चुनाव है, या तो मैं बाहर या आप बाहर, दोनों में से एक दल जो है, एक जो कांग्रेस है वो बाहर हो जाएगी, 100% तय था। चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। ठीक है, अब जो चुनावी मुकाबला है वो कांग्रेस आर के खिलाफ, मतलब इंदिरा गांधी जी के विपरीत जाता हुआ दिख रहा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ओ में सारे के सारे बड़े नेता हैं, सारे के सारे दिग्गज नेता थे, तो हो सकता था कांग्रेस ओ जीत जाए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस आर के विपरीत जा रहा था कि कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी जी की सरकार है वो उठ जाएगी। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा बढ़ती। ठीक है, तो जो नई कांग्रेस है, मतलब जो इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस है वो एक जर्जर पर, मतलब बिल्कुल बस खत्म होने वाली सी पार्टी है ही, क्या खत्म हो जाएगी, बस कुछ नहीं है। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत जो है वो कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। तो सबको ये विश्वास था कि जो असली जो संगठन वाली जो ताकत है,
ठीक है, वो किस में है, कांग्रेस ओ में है। क्योंकि देखिए कांग्रेस ओ जो है वो भाई शुरुआत से 1885 से जो कांग्रेस चली आ रही है उसका मुख्य भाग है, उसके बड़े नेता हैं, सारे के सारे उन नेताओं का पूरे एरियाज में उनका दबदबा था, सब था। तो सबको ये लगा कि कांग्रेस ओ का क्या है, नियंत्रण है, और जो चुनाव जीतेगी गेतर के वो भी कांग्रेस ओ जीतेगी, और कांग्रेस आर यहाँ पर हार जाएगी, और कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी जी की राजनीति पर विराम लग जाएगा। ग्रैंड अलायंस, सभी बड़े गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया। ठीक है, अभी भी देखिए, पर आप यहां पे देखिए सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया। तो अभी भी कांग्रेस को हराने के लिए, इंदिरा गांधी जी को हराने के लिए जितने भी विपक्षी दल है वो सारे एक गुट बना लेते हैं, एक महागठबंधन बना लेते हैं, जिसको ग्रैंड अलायंस कहा जाए या महागठबंधन आप कह सकते हो। मतलब सब हाथ मिला लेते हैं। कौन कौन सी पार्टियां होती है इसमें, एसएसपी होती है, पीएसपी होती है, भारतीय जनसंघ होती है, स्वतंत्र पार्टी होती है, भारतीय क्रांति दल होती है। चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए, मतलब ये सारे के सारे एक साथ आकर करके ग्रैंड अलायंस बना लेते हैं या महागठबंधन बना लेते हैं। तो मैं फिर आज की स्थितियों से आपको जोड़ करके बताऊंगा। आज इंदिरा गांधी जी की जगह आप नरेंद्र मोदी जी को लीजिए। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर है, मतलब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब आज उनको हराने के लिए जितनी भी विपक्ष की पार्टियां वो सारी एक होती है। आप देखते हो कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, दक्षिण की पार्टी, वो सब हाथ मिलाकर के नहीं, सब हम सब एक है, महागठबंधन बना रहे हैं। किस लिए? बीजेपी को हराने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए। तो वैसा उस समय हुआ था। ठीक है, शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। तो जो शासक दल, अब शासक दल कौन सा है? कांग्रेस आर वाला है। बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं आपको इतना प्रेम से और इतना अच्छे से धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग किसी बात में कंफ्यूज नहीं। शासक दल, नया दल, कांग्रेस आर, ये किसकी पार्टी है? ये इंदिरा गांधी जी की पार्टी है। तो अब ये सब एक हो रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला फिर मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं तो सपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने सीपीआई के साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया, और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने आपकी सरकार को बचाया 1969 के बाद, 1969 के बाद, नहीं तो सरकार गिर जाती। कांग्रेस ओ वाले अलग हो गए तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती। और जब इंदिरा गांधी जी को जरूरत थी तब सीपीआई को साथ लिया और अब हटा देती, तो अच्छा मैसेज नहीं था। और दूसरी बात, अभी भी चुनाव में, 71 के चुनाव में भी ये डर था कि इंदिरा गांधी जी हार जाएगी, तो इंदिरा गांधी जी ने बोला नहीं साहब, सीपीआई को साथ लेकर के ही चलेंगे। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। तो मतलब अब जो कांग्रेस है, जो नई कांग्रेस है, मतलब इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस है, उनके पास एक बात ऐसी थी जो उनके विपक्षियों के पास नहीं थी। ना तो ग्रैंड अलायंस के पास थी, ना कांग्रेस ओ के पास थी। ऐसा क्या था सर? क्या था ऐसा? नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एजेंडा था, कार्यक्रम था, बस यही बात है। कांग्रेस आर जो है, इंदिरा गांधी जी है, उनके पास एक एजेंडा था, एक मुद्दा था कि साहब हम ये करेंगे। मैं प्रिवी पर्स को खत्म करना चाहती हूँ, मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और आगे कर दूंगी। ठीक है, मैं गरीबों के हित के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं पिछड़े वर्गों के हित के लिए काम करना चाहती हूँ। एक जो विचारधारा होती है, एक पूरा एजेंडा था कि साहब मुझे ये काम करने हैं, वो एजेंडा इंदिरा गांधी जी के पास थे, जो कि ऑपोजिशन पार्टियों के पास नहीं थे। जितना भी जो सारी पार्टियां मिली ग्रैंड अलायंस, उनसे पूछा जाओ कि इंदिरा जी को हराना, इंदिरा गांधी भी आगे कहेगी भी कि वो सब चाहते हैं कि इंदिरा हटाओ। और इससे इंदिरा गांधी जी यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्लोगन बना देती है, वो सब चाहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं चाहती हूं देश में से गरीबी हटाओ। तो इसलिए अगर आप इंदिरा को, वो सिर्फ मुझे हटाना चाहते हैं, पर मैं इस देश में से गरीबी को हटाना चाहती हूं, इसलिए दोस्तों आप मुझे चुनिएगा, मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूं। तो वहां से वो गरीबी हटाओ का स्लोगन चला और इंदिरा गांधी जी जीत जाती है। ठीक है, तो एक मुद्दा था, एजेंडा था, कार्यक्रम था। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उस समय उनके पास एजेंडा, कार्यक्रम नहीं था। उनके पास तो सिर्फ अब उस समय यह था कि बस एक बार इंदिरा गांधी जी को हटाओ, मुद्दे एजेंडे तो बात की बात है, पहले सरकार तो बने। नहीं, इंदिरा गांधी जी के रहते सरकार ही नहीं बनेगी। फिर आज की स्थिति का देख लो। अब आज की स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं कि ये सारे विपक्षी दल सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं भाइयों बहनों, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। पर ये मुझे हटाना चाहते हैं, परंतु मैं देश में से गरीबी, देश में से भ्रष्टाचार, मैं देश में से आतंकवाद, ऐसी चीजों को खत्म करना चाहता हूं। इसलिए आप भाजपा के कमल के बटन दबाए और कमल को विजयी बनाए। तो अब बीजेपी अभी के हालात में बहुत अच्छी कंडीशन पे है, तो उनके पास अपने मुद्दे हैं, अपने एजेंडे हैं, सब कुछ है। परंतु जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका तो पहले सरकार बनना जरूरी है। एजेंडे तो सब बात क्या होता है, एजेंडे वैसे रहते तो हैं, थोड़े बहुत तो रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही बात है कि एजेंडा नहीं था अपोजिशन के पास, जो कि इंदिरा जी के पास था। विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। कौन कह रहा है? इंदिरा गांधी कह रहा है।
इंदिरा गांधी कह रही है कि विपक्षी गठबंधनों के पास सिर्फ एक ही एजेंडा, एक ही मुद्दा है उनके पास, इंदिरा हटाओ। उनको आपकी समस्या नजर नहीं आती है, उनको जनता की समस्या नजर नहीं आती है, उनको तो एक ही समस्या लगती है उनकी नजरों में, वो मैं हूं। और मैं समस्या क्यों लग रही हूं? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूं, मैं जनता के लिए काम कर रही हूं। तो जो अपने ऊपर जो संकट था वो जनता के ऊपर डाल देगी। देखो तो जनता, ये मेरे खिलाफ नहीं हो रहा है, ये आप लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपके लिए तो काम करने के लिए बैठी हूं, ठीक है ना। तो आपके लिए काम करने के लिए, असली आप मुझे जिताना, ये सिर्फ मुझे हटाना चाहते हैं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम ना कर पाऊं, मैं गरीबों के लिए काम ना कर पाऊं। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ का नारा लगाया। तो उन्होंने अपना जो सकारात्मक कार्यक्रम थे, जो पॉजिटिव कार्यक्रम थे, वो रखे। इन सकारात्मक कार्यक्रमों में क्या है? हम पृथ्वी पर खत्म कर देंगे, हम गरीबी हटाओ। तो ये विशेष जो नारा दिया गया वो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। कब दिया गया है? 1971 के चुनाव में दिया गया है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की संवर्द्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति और पृथ्वी पर की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। अब इंदिरा गांधी जी के एजेंडा, इंदिरा गांधी जी के मुद्दों में सारी बातें थी। क्या क्या बोला इंदिरा गांधी जी ने? सार्वजनिक क्षेत्र की संवर्द्धि होगी, जो सरकार का सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उसमें ग्रोथ कराएंगे। मतलब सरकार ज्यादा से ज्यादा और उद्योग लगाएगी, सरकार आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा काम धंधा देगी, खूब रोजगार देगी। सार्वजनिक क्षेत्र की संवर्द्धि होगी, निजी क्षेत्र को नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बढ़ना मतलब पूंजीपतियों का बढ़ना, अमीर लोगों का बढ़ना। और ये अमीर क्या करेंगे? आप गरीबों का शोषण करेंगे मेरे भाइयों बहनों। तो आप क्या करें? कांग्रेस को वोट दें। ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसमन, ठीक है। तो ग्रामीण भू स्वामित्व, ठीक है। अब ग्रामीण इलाकों में आप क्या देखते हो कि एक दो कुछ व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं, कुछ लोगों का जो जमींदारी सिस्टम था वैसा, कुछ व्यक्तियों के पास बहुत सारी जमीनें। तो इंदिरा गांधी जी कहते हैं कि ग्रामीण भू स्वामित्व, ग्रामीण में, गांवों में जो भू के स्वामित्व है, जो भू के मालिक है, मतलब जमीनों के जो मालिक है, और उनके पास जो शहर में जो लोगों के पास संपदा है, शहर में जो लोगों के पास जमीनें हैं, धन दौलत है, उन पर भी हम क्या करेंगे? एक लिमिट लगाएंगे कि भाई इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा जमीन होगी तो सरकार अपने अंडर में ले लेगी। आय और अवसरों की जो है असमानता, उसको समाप्त करेंगे। कुछ लोगों के पास ज्यादा आय है, कुछ लोगों को ज्यादा अवसर मिलता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटियां मिलती है, वो जो असमानता है वो खत्म करेंगे। ये आय की और अवसर की असमानता क्या दर्शा रहा है? यही तो कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ, यहीं से बस यही है भाई, गरीबी हटा देंगे। अब जब गरीबी हटा देंगे मतलब आपके पास क्या होगा? पैसा ज्यादा होगा। पृथ्वी पर की समाप्ति, ये एक मेन मुद्दा था जो कि सरकार ने, सरकार बनते ही 1971 में कर दिया, ठीक है। परंतु आपकी बुक में कार्टून दिया हुआ है, 1971 में नारा था गरीबी हटाओ। तो गरीबी तो आज भी है देश में, ठीक है, आज भी गरीबी है ही ना। क्लास 9th में आप लोगों ने निर्धनता वाला चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 11th में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स अगर है तो वहां पर भी निर्धनता पढ़ी होगी। तो गरीबी तो आज भी है और आप देखते भी है। तो क्या 1971 से गरीबी हटी भी या नहीं हटी? ठीक है। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश करी। तो गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित जो तबके हैं, जो वंचित रह चुके हैं, ठीक है, जिनके पास कभी कुछ अधिकार नहीं हुआ करते थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे, उन तबकों को अपने साथ ले लिया, अपने साथ मिला लिया। कौन कौन से तबके? भूमिहीन किसान, ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है। तो ऐसे किसानों ने सोचा यार सही है, इंदिरा गांधी जी को वोट दो। ये बड़े बड़े जमींदारों का ज्यादा जमीन है, ये निकलवा लेंगी और फिर अपन में बांट देंगे, बहुत बढ़िया, इंदिरा जी को ही वोट देंगे। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला और बेरोजगार नौजवान, इनके क्यों? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने का मतलब क्या है? और सार्वजनिक क्षेत्र की संवर्द्धि मतलब मैंने क्या बोला? खूब उद्योग लगाए जाएंगे, खूब लोगों को रोजगार दिया जाएगा, मतलब बेरोजगार खुश हो जाएगा, ठीक है। और दलित, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, ठीक है, उनके विकास के लिए कार्यक्रम कराए जाएंगे। गरीबी हटेगी। भाई गरीबी उस समय थी किसमें ज्यादा? इन्हीं वर्गों में तो गरीबी थी। तो बोले इन्हीं के साथ इंदिरा गांधी जी ने ले लिया। मतलब मेन जो वोट बैंक था उस समय कांग्रेस का, वो यही था। वोट बैंक का मतलब ये होता है कि उस समुदाय के, अगर हम आज कहते हैं कि ये कास्ट इस पार्टी का वोट बैंक है, मतलब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर समुदाय में अधिकतर जो लोग हैं वो उस पार्टी को वोट देते हैं। ये नहीं कि सारे के सारे ही उसी को देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, अधिकतर लोग उसको देते हैं वोट, ऐसा मानना। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी, ठीक है। तो ये जो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया और उससे जुड़े हुए सारे कार्यक्रम थे, ये एक बिल्कुल स्ट्रेटेजी थी, एक रणनीति थी इंदिरा गांधी जी की कि भाई हमें चुनाव जीतना कैसे है। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी और इस नारे के सहारे ही उन्होंने पूरे देशव्यापी, मतलब पूरे देश में अपनी राजनीतिक समर्थन तैयार करना चाहते थे कि भाई पूरे देश में मुझको समर्थन मिल जाए, मुझको सपोर्ट मिल जाए। अब बात करते हैं परिणाम और उसके बाद।
ठीक है। अब परिणाम आए होंगे, ठीक है, चुनाव हुए तो बिल्कुल सही बात है, परिणाम भी आए होंगे। तो अब परिणाम क्या आए और परिणामों के बाद क्या हुआ वो जानते हैं। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी हासिल ना कर सकी थी। अर्थ क्या हुआ? यह बात तो हमने 1967 के चुनाव में भी पढ़ी थी कि कांग्रेस को जितनी सीटें इस बार मिली उतनी नहीं, पर वहां पर यह पढ़ा था जितनी कम मिली है इतनी पहले नहीं मिली थी, इस बार बहुत कम मिली है। परंतु 1971 के चुनाव में बिल्कुल पासा इंदिरा गांधी जी ने पलट दिया और इतनी सीटें मिली, इतनी सीटें और इतने वोट मिले कांग्रेस आर को और सीपीआई को, दोनों का जो गठबंधन था, इतने वोट इतनी सीटें मिली कि पहले के शुरुआत के 4 चुनाव में नहीं मिली। मतलब इंदिरा गांधी जी इस बार छा गई, ठीक है, इंदिरा गांधी जी का जो जादू था वो चल गया। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% वोट हासिल करे। मतलब गठबंधन को लोकसभा की कितनी 375 सीटें मिली, 521 थी उस समय, उसमें से 375 मिली और इस 375 में से भी 352 अकेले किसको मिली है? कांग्रेस को मिली है और 23 अकेले किसको मिली है? सीपीआई को मिली है। 352 सीटें पूरे देश में मिलना ये बहुत बड़ी बात है बेटा। मतलब ऑलमोस्ट पूरे देश के सभी जो लोग हैं वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं और 48.4% जो वोट है वो इन दोनों पार्टियों को मिलाकर करके मिला है। कांग्रेस आर ने अकेले ने 352 सीटें जीती और 44% वोट हासिल करे। मतलब इन 375 में से 352 सीटें जीती और 48.4 में से 44 जो वोट मिले वो तो इन्हीं को मिले हैं, बाकी 4.4 किसको मिले हैं? सीपीआई को वोट मिले। मतलब अब इंदिरा गांधी जी की राजनीति शुरू हो गई। अब इंदिरा गांधी जी आगे तक रुकेगी नहीं, अब इंदिरा गांधी जी छा गई, क्योंकि इतना गजब प्रचंड बहुमत के साथ एक इतनी गजब जीत पाना ये बिल्कुल नामुमकिन सा था। क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन हमने देखे 1967 के समय में, एक बड़े नेताओं का साथ को इंदिरा गांधी जी के साथ हट जाना, फिर भी इंदिरा गांधी जी अपने दम पर पार्टी को आगे ले जाती है और इस प्रकार की जीत दिलाती है, गजब कर गया। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस आर तो क्या हो गई? आबाद हो गई, ठीक है, मतलब आगे बढ़ गई, खूब गजब खेल गई और कांग्रेस ओ बर्बाद हो गई। तो अब कांग्रेस ओ के जो उजाड़ है वो बर्बाद है, उसको तुलना करते हैं। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, जो बड़े बड़े सारे के सारे जो बड़े बड़े नेता थे वो कांग्रेस ओ में थे, इसीलिए तो हमने सिंडिकेट कहा। लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके एक चौथाई वोट इसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली थी। देखिए अब इंदिरा गांधी जी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसका सिर्फ 1/4 ही वोट मिला था। मतलब आप कहो कि 44% वोट अगर इंदिरा गांधी जी की सरकार को मिले हैं तो इनको 1/4 का मतलब कितना हो गया? सिर्फ और सिर्फ 11% वोट, लगभग 11% वोट ही इनकी पार्टी को मिले और 16 सीटें इनको लोकसभा में मिली। याद करिए ये 16 का आंकड़ा, ये 16 का आंकड़ा में बहुत कुछ दर्शाता है। 16 का आंकड़ा याद दिलाता है कि 1952 में सीपीआई को 16 सीटें मिली थी। याद करिए 1957 में जब सीपीआई की सरकार केरल में बनी थी और कांग्रेस में की केंद्र में सरकार थी, संविधान का दुरुपयोग करते हुए वहां पर सरकार को हटाया गया था, परंतु सीपीआई अब कांग्रेस के साथ थी। और जब कांग्रेस के साथ थी सीपीआई तो आज उस सीपीआई को कितनी सीटें मिली है? 23 सीटें मिली हैं, ठीक है। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पूर्ण स्थापित किया। देखिए अब अपनी भारी भरकम जीत पाई, ठीक है, 44% तक मतदान मिलना, लोगों का वोट मिलना, 352 सीटें मिलना, इतना गजब का प्यार, इतना गजब का समर्थन मिलना, इससे इंदिरा गांधी जी की बात सत्य हो गई थी कि असली कांग्रेस कोई है, अगर रियल कांग्रेस कोई है तो वो कौन सी है? इंदिरा गांधी जी की। असली कांग्रेस इंदिरा गांधी जी की ही कांग्रेस है और फिर से उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रभुत्व के जगह कि हम दबदबा नहीं चाहते, हम डोमिनेंस नहीं चाहते, फिर क्या करा? पूर्ण स्थापित करा। मतलब कांग्रेस को फिर से स्थापित करा है। ये कांग्रेस में जो बंटवारा हो गया था ना बीच में ओ और आर वाला, इंदिरा गांधी जी बोले कोई बंटवारा नहीं, फिर से वो सब कांग्रेस ही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी है? इंदिरा गांधी जी वाली ही कांग्रेस है। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धाराशायी हो गया। इस महाजोट को 40 से भी कम सीटें मिली थी। अब देखिए जो ग्रैंड अलायंस बनाया था इनको भैया 40 से भी कम सीटें मिली, 40 से भी कम, और इन 40 में से भी 22 तो भारतीय जनसंघ को ही मिल गई थी, ठीक है ना। तो फिर ये जो बाकी पार्टियां थी एसएसपी, पीएसपी, इन लोगों ने क्या करा? भारतीय जनसंघ अब देखिए 1970 के दौर से धीरे धीरे थोड़ा काफी ऊपर आने लगेगी और शायद मैं गलत ना हूं तो 1980 की बात है, 6 अप्रैल 1980 की बात है जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हो जाता है, ठीक है। और 1980 में गठन होने के बाद फिर बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। काफी पार्टियों का जो उदय हुआ वो इसलिए भी हुआ क्योंकि 1975 में आपातकाल वाला जो दौर है ना वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।
आपातकाल के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये भारत के लोकतंत्र पर एक धब्बा है, ठीक है। भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे काले दिनों में से एक माना गया है 25 जून 1975। 25 जून 1975 आपातकाल लगाई गई। अब ये क्या था क्या नहीं था ये सब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में ही पढ़ेंगे। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। देखिए अब 1971 के लोकसभा के चुनाव कब हुए हैं? फरवरी में हुए हैं। और ये जो बांग्लादेश वाला जो संकट है ना बेटा, ये नवंबर दिसंबर में आ जाता है, दिसंबर में लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो जिसके बारे में आप लोग चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य संगठन उठ खड़ा हुआ। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए, ठीक है, कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को हरा दिया। और ये तो बात आप आज भी देखा करो, भारत की राजनीति में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाता है। आज भी अगर कोई छोटा मोटा अटैक हो जाता है और पाकिस्तान को हम डिफीट कर देते, आप युद्ध की छोड़ो, आप लड़ाई की छोड़ो, देखिए कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारे, ये बात सोचिएगा। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भारत में लोगों के इमोशंस बड़े कीमती है। आप लड़ाई वड़ाई युद्ध की भी छोड़ो, एक क्रिकेट के मैच में भी भारत पाकिस्तान को हरा देता ना साहब, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। जो जब मैच रखने होते हैं वर्ल्ड कप के, इनके ध्यान में रखते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच संडे को ही रखना, क्योंकि इंडिया के लोग ये मैच बड़ी तादाद में देखेंगे। और जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होता ना भाई साहब, सब पहले से तैयार रहेंगे। नहीं सब आज भारत पाकिस्तान का मैच है, कोई काम धंधा होगा, पहले काम धंधा कर लेंगे, सब बैठेंगे और भाई धोनी ने छक्का मारा, अरे जीत गए, सचिन ने ऐसा करा, बहुत खुशी होती है। और जो पाकिस्तान, मतलब आप सबसे हार के आ जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाओ, आप न्यूजीलैंड से हार जाओ, आप श्रीलंका से भी हार जाओ, कोई बात नहीं, पाकिस्तान से नहीं आने चाहिए। आप सबसे हार करके पाकिस्तान से जीत करके आगे ना, उन खिलाड़ियों को बिल्कुल सर आंखों पे बिठा लेंगे, वो पाकिस्तान को हरा दिया भाई, पाकिस्तान को हरा दिया। हमारे यहाँ पे फटाके फूटते और वहां पे टेलीविजन फूटता है, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक मैच में सिर्फ पाकिस्तान को हराने से भारत के लोगों में इतना उत्साह आ जाता है, इतना खुशी आ जाती है। तो अब सोचो जब युद्ध में तो कोई प्रधानमंत्री वह उनको हराएगा तो कितनी खुशी होगी, ठीक है। चाहे वो कोई से ही प्रधानमंत्री हो, तो इंदिरा गांधी जी ने हरा दिया, और वो भी एक महिला प्रधानमंत्री होकर करके इतनी गजब की रणनीति बना करके पाकिस्तान को हराया। तो और भी लोगों में उत्साह आ गया कि साहब हमारी जो कमान है वो सही व्यक्ति के हाथ में है, इंदिरा गांधी जी सही है। मतलब इंदिरा गांधी जी और लोकप्रिय हो गई और फेमस हो गई। विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज्य कौशल की प्रशंसा करी। तो जो विपक्ष के भी नेता है ना, उन्होंने भी जो उनके राज्य कौशल, मतलब जो उनको राज्य को, जो स्टेट को, नेशन को चलाने का जो तरीका था, उनका जो टैलेंट था, उसकी प्रशंसा करी है, ठीक है। काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि इंदिरा इज इंडिया, ठीक है, कि इंदिरा है इंडिया है, ठीक है, ऐसी बातें होती है। और काफी प्रशंसा उस समय इंदिरा गांधी की होती है। अब देखिए 1971 के दिसंबर में ये काम हुआ है, और 1972 के फरवरी में क्या होंगे? राज्यों की विधानसभा में चुनाव होंगे, राज्यों की विधानसभा में चुनाव है। और अब ऐसे में आपको साफ पता ही है कि जब ऐसी घटना नहीं हुई थी, तब इंदिरा गांधी जी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में सरकार बना रही है। तो अब तो विधानसभा में 100% कांग्रेस का जीतना तय था। अब तो 100% कांग्रेस जीतेगी विधानसभा। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। तो 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव हुए और उनकी पार्टी को एक व्यापक सफलता मिली, एक बहुत बड़े स्तर पर सफलता मिली। और उनको, मतलब कांग्रेस को, इंदिरा गांधी जी को गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में, ठीक है, कि गरीबों के और वंचितों के रक्षक है, ये तो रखवाले हैं, ये तो मसीहा है गरीबों के और वंचितों के। और इसके साथ साथ एक राष्ट्रवादी नेता क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। एक राष्ट्रवादी नेता है, देश के लिए सोचने वाली नेता है, ऐसी नेता को ही जिताना चाहिए। और राज्यों में, विधानसभाओं में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तभी राज्यसभा में क्या होगा? इंदिरा गांधी जी का हाथ मजबूत होगा और इंदिरा गांधी जी अच्छे से अच्छे कानून बना करके देश को चला पाएंगे। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अब कहीं विरोध नहीं बचा था, बिल्कुल भी विरोध खत्म सा हो गया था। पार्टी के अंदर भी नहीं था, क्योंकि अब सबको पता था इंदिरा गांधी जी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है। और बाहर तो विरोध करने वाला था ही कौन, क्योंकि विपक्ष भी जब उनकी प्रशंसा कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, तो विरोध था ही नहीं। देखिए दूसरी बात, एक चीज ये और समझिए, जो संसदीय व्यवस्था होती है ना, जहां पर संसद सुप्रीम होता है, जैसे भारत में, संसदीय व्यवस्था को मैं अपनी भाषा में प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहता हूँ, कि ये प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। प्रधानमंत्री सच में बहुत पावरफुल है। एक्चुअली पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री बनते ही वो व्यक्ति हैं जो खुद ऑलरेडी बहुत फेमस होता है।
जो खुद बहुत पॉपुलर हो वही प्रधानमंत्री बनते हैं, और जो प्रधानमंत्री बन गया वो ऑटोमेटिकली पॉपुलर है। दोनों बातें अपने साथ हिसाब पे हैं कि अगर आप पॉपुलर हो तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, और प्रधानमंत्री बन गए तो मतलब आप पॉपुलर हो ही जाओगे, सीधी सी बात। अब जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, ठीक है, अब यहां पर आप ये मान लीजिए कि पूरी कांग्रेस की तुलना में अगर ज्यादा पावर है वो किसके पास है? इंदिरा गांधी जी के पास है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, और संवैधानिक पद पर बैठ करके वो कुछ काम जनता के लिए ऐसे कर सकती है, जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, जनता का सपोर्ट, जनता का जो प्यार है वो पा सकती है। आज की तुलना में देखिएगा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी है। आज एक बात बताइए, 2014 से लेकर के अभी तक जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं और होते हैं, वहां पर लोग बीजेपी को वोट थोड़ी दे रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, वो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अरे साहब, मोदी जी को जिताना है, और जो मोदी जी को जिताएंगे तो यहां तक कि मैं आपको यह हालात बताऊं, अगर पार्षद का भी चुनाव होता है ना, अरे भाई किसको, अरे भाई मोदी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। तो मतलब ये क्या है, ये एक उस फेस से, उस व्यक्ति से लोगों का लगाव है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पे भी है, और वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का पॉपुलर भी है। अब अगर आज बीजेपी मोदी जी को छोड़ भी देना कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं है, जैसे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी को छोड़ दिया था, तो भी ये गारंटी के साथ है कि बीजेपी का पतन हो जाएगा, पर मोदी जी वापस इंदिरा गांधी जी की तरह क्या है, अपनी टीम खड़ी करके चुनाव जिता देंगे। अब भी लोग जब सांसद चुनना हो, विधायक चुनना हो, या कोई भी चुनना हो, वो ये नहीं देखते कि व्यक्ति कौन है, अच्छा है, बुरा है, भला है, बेकार है, नहीं, बीजेपी को वोट देना है। क्यों? बीजेपी को भी नहीं, मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी बोल के गए, मोदी जी को वोट देना है। इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय व्यक्ति बनता है, और लोग अगर नहीं हो तो वो प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकप्रिय बन जाता है। तो इंदिरा गांधी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया था, तो ही समझना जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री बड़ी पोस्ट है, और उसको हराना, डिफीट करना इजी नहीं है। और दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अभी के मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये चारों वक्ता भी गजब के थे यार। इनके भाषण आप सुनते ना तो ऐसा लगता था 2-2 ढाई घंटे तक व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहता, उठना ही नहीं चाहता मैं ऐसे, इतना गजब के बोलते थे, लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लेते थे, जैसे अभी इंदिरा गांधी जी ने कर लिया। ये विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस ओ और आर की जो लड़ाई, वो विचारधारा की लड़ाई है। मैं गरीबों के साथ हूं और ये मेरे खिलाफ है, मतलब ये आप लोगों के खिलाफ। जनता से जोड़ दिया। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, कोई भी बात होती है जनता से, ठीक है साहब, देखिए भाइयों बहनों, मैंने ये काम करा, ये मेरे खिलाफ है, और मैं किसके लिए काम करता हूं? आप लोगों के लिए। मैं गरीबों के लिए काम करता हूं, मैं पिछड़ों के लिए काम करता हूं, मैं मेरे दलित भाई बहनों के लिए काम करता हूं, मैं मेरी महिलाएं जो बहन बेटियां हैं उनके लिए काम करता हूं। ये लोग मेरा विरोध नहीं करते, ये आप लोगों का विरोध करते। उस बात को जनता से जोड़ दिया। ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, व्यक्ति को लगता है यार वाह क्या बोला है, क्या बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मोदी जी। तो एक पॉपुलर फेसेस है, इन पॉपुलर फेसेस को अगर सपोर्ट नहीं भी मिले ना, तो भी खुद की टीम बना करके आगे निकल जाएंगे, जैसा कि इंदिरा गांधी जी वाले केस में हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि एक बार पीएम बनने के बाद व्यक्ति पॉपुलर हो भी जाता है, और जनरली पॉपुलर व्यक्ति ही पीएम बनते हैं, ठीक है। तो अब फिर उनको हराना इतना इजी नहीं होता, अगर पार्टी सपोर्ट भी छोड़ देती ना तो इजीली बन जाएंगे। तो कांग्रेस ने जब इंदिरा गांधी जी को बर्खास्त करा या हटाया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने थोड़ा सा अपनी गलती कर ली। मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से इंदिरा गांधी जी के हर फैसले सही है। देखो बच्चों, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, न मैं भाजपा का हूँ, न मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का हूँ, न मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, न बसपा का, न सपा का, किसी का भी नहीं हूँ। पर मैं ये बात भी कहता हूँ, हर पार्टी की जो सरकारें बनी, चाहे राज्यों में बनी हो और चाहे केंद्र में बनी हो, हर पार्टी की सरकारों ने कुछ अच्छे काम भी करे और कुछ गलत काम भी करे, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। और देखिए, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि उन्होंने जो गलत करे वो अपनी मर्जी से करें, जब तक हम किसी की परिस्थितियों को नहीं भाप लेना। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, जब तक हम दूसरों की परिस्थितियों को नहीं देखते तब तक हमें नहीं पता होता कि किस परिस्थितियों में, किस कंडीशन में वो फैसला लिया गया है। तो वो फैसले लिए गए हैं, जो भी हो, सही गलत जो भी, वो बाकी पूरी जनता के हाथ में होता है, आप लोगों के हाथ में होता है कि आप वोट दीजिए और जिसको आपको सही लगे आप उसको चुन लीजिए, ठीक है। पर इन चक्रों में हम हमारे जो रिश्ते खराब करते हैं, दोस्त से लड़ लूँ, नहीं मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ, तू कैसे कांग्रेस की तारीफ करता है, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, कैसे बीजेपी ने क्या कर दिया, ये वो लाना फलाना। आप दोस्तों से मत लड़िए, आप रिश्तेदारों से मत लड़िए। आपको पता है बीजेपी अच्छी है, बीजेपी को वोट देकर के आ जाए। आपको लगता है कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस को वोट देकर के आ जाए। आपको लगता है आम आदमी पार्टी अच्छी है, आम आदमी पार्टी। हमारा किसी भी सरकार को मापने का जो मापदंड है ना, वो भारत का संविधान है। हम
खुद संविधान को पढ़ें, हम संविधान में खुद इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि हमें खुद को पता रहे कि सरकार एक कानून लेकर के आई, ये सही है या गलत है। ठीक है। और दूसरी बात, सरकार क्या अच्छा कर सकती है, क्या बुरा कर सकती है, उस बात को छोड़िए, आप खुद पे लीजिए, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैंने अभी कहा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, परिस्थितियों की बात करता हूँ। ठीक है, कि भाई परिस्थिति जाने बिना हम किसी पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आज मैं कहूँ, यार वो व्यक्ति तो है ना, वो मेरा दोस्त है, वो तो बहुत बेकार आदमी है, ऐसा ऐसा, मेरा फोन ही नहीं उठाता और नहीं उठाता, तो वो मुझे पता चलेगा, मैं उसकी जीवन जीऊंगा तब पता चलेगा ना कि वो कितना बिजी रहता है, क्या परेशानी है उसके जीवन। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब मैं लर्न एंड शेयर में आने से पहले यहाँ पर जब मैं आया था, तो मुझे जनरली ऐसा लगता था जैसा आप लोगों को लगता है अभी कि यार क्या है, 1 या 2 वीडियो रिकॉर्ड करते होंगे, एक लाइव क्लास रहते होंगे, 24 घंटे में टीचर के पास और काम ही क्या है, फिर भी वो फ़ोन नहीं उठाते और नहीं करते। जब मैं यहाँ पर आया था, उससे पहले जब मैंने कॉल किया था सर के पास, तो मुझे, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉल 2 या 3 दिन के बाद मुझे रिप्लाई आया था कि हाँ सर आप आइए और एक बार डेमो दे करके जाइए। और फिर उस डेमो का मुझे 2-3 बाद मुझे बताया गया कि हाँ सर आपके डेमो में ठीक है, आप आ जाइए, आगे के वीडियोस आप रिकॉर्ड करिए और जो भी प्रोसीजर। मतलब आप मान लीजिए कि कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगा मेरा सिलेक्शन यहाँ पर होने में। मुझे ये लगता था यार सर 1-2 लाइव क्लास लेते हैं सॉरी टू से निखिल सर एंड ऑल सर, बट लगता था 2-3 लाइव क्लास लेते हैं और फिर मेरा कॉल इतना लेट जवाब दे रहे हैं। परंतु जब मैं यहाँ पर आया और मैं खुद आज काम करने लगा हूँ ना, तो सच में मुझे खुद को नहीं पता चलता कि मेरे मोबाइल पे किसके मिस कॉल आकर के चले जाते हैं। इतना वर्कलोड रहता है, इतना काम रहता है। ठीक है, पर इन सब कामों के बीच में हम बच्चों से भी बात करते हैं, हम फैमिली का भी कॉल आते हैं वो भी लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं। परंतु जब मैंने सर की परिस्थिति, कंडीशंस को जाने, यहाँ का एनवायरनमेंट जाने बिना ये कह दूं कि नहीं यार सर तो क्या एक क्लास लेते होंगे, तो वो गलत है। परंतु जब आज मैं खुद आया, मैं आज खुद उस परिस्थितियों को देख रहा हूँ, तो मुझे पता लगा यार नहीं सच में काम बहुत है। ठीक है, तो सच में काम यहाँ पे बहुत है। तो आप भी ऐसा मत सोचेगा कि सर एक क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं फिर रहते हैं, ऐसी बात है बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। तो फिर 1971 में जीते और फिर 1972 के राज्य के विधानसभा चुनाव में जीत गए, तो इससे फिर से कांग्रेस का दबदबा पैदा हो गया। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी, समाज के विभिन्न वर्गों में ये लोकप्रिय भी थी। तो अब राज्यों के ऑलमोस्ट ज्यादातर राज्यों में अब कांग्रेस की सत्ता थी, ज्यादातर में जो पावर में थी वो कांग्रेस थी। और विभिन्न वर्गों में जो विशेष जो वोटर्स है, दलित हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, महिलाएं हो गई, बेरोजगार लोग हो गए, आदिवासी समुदाय के लोग हो गए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो गए, भूमिहीन लोग हो गए, जो ज्यादा वोट्स हैं जिनके, वो ज्यादातर जो वर्ग है उनमें लोकप्रिय थी अब इंदिरा गांधी जी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चढ़ा दी थी। अब देखिए, हमने 1967 के बाद ये पढ़ा था कि कांग्रेस के सामने, इंदिरा गांधी जी के सामने 2 चुनौतियां हैं। एक तो जो सिंडिकेट्स का दबाव है, उस दबाव को खत्म करके खुद का मुकाम खड़ा करना, तो वो तो आपने देखा 1969 में खड़ा कर लिया। उसके बाद जो 1967 में जो कांग्रेस को हार मिली है, उसको हार का बदला लेना, फिर से कांग्रेस का पूरे देश में प्रचार प्रसार करना, कांग्रेस का प्रभुत्व जमाना, कांग्रेस को सरकारें बनाना, तो वो काम भी हो गया। तो महज 4 साल के अंदर अंदर इंदिरा गांधी जी ने अपना नेतृत्व भी मजबूत कर लिया और कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व है वो भी पूरे देश में फिर से बना दिया। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली की पूर्ण स्थापना। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली की पूर्ण स्थापना का क्या मतलब निकलता है, ठीक है, कि पूर्ण स्थापना मतलब फिर से स्थापना होने का, इसका क्या अर्थ निकलता है, क्या मतलब है, आइए जानते हैं। इंदिरा गांधी जी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। देखिए, अब इंदिरा गांधी जी ने जो पुरानी कांग्रेस थी, जो कांग्रेस महात्मा गांधी की थी, जो कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जी की थी, जो कांग्रेस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की थी, जो कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री जी की थी, उस कांग्रेस को जो पुनर्जीवित करने का काम करा, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा नहीं था। काफी कुछ नया हुआ था, काफी कुछ बदलाव इस कांग्रेस में आ गए थे। अब भी अगर हम थोड़ा सा डिवीजन करने के लिए, हम बांटने के लिए इसको इससे थोड़ा सा ले, हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। नेहरू जी की कांग्रेस, जिससे हम ये पता लगा सके जो पहले कांग्रेस थी, नेहरू कांग्रेस और इंदिरा गांधी कांग्रेस, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो देखें। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन ये अलग किस्म की पार्टी थी। तो देखिए, नेहरू जी की जो कांग्रेस थी उसको भी बहुत ज्यादा लोकप्रियता थी, और अब 1972 में इंदिरा गांधी जी वाली जो कांग्रेस है उसको भी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। मतलब दोनों ही कांग्रेस लोकप्रियता में थी, परंतु अब ये जो इंदिरा गांधी जी वाली जो वापस से जो कांग्रेस बनी, ये थोड़ी सी अलग किस्म की कांग्रेस थी, अलग किस्म की पार्टी थी। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इसका मतलब क्या है, देखो, नेहरू जी वाली जो कांग्रेस थी, एनसी जो थी, ठीक है, मतलब जो पहले वाली कांग्रेस थी, आप बार बार नहीं बोलूंगा मैं, नेहरू जी वाली जो कांग्रेस थी उसमें क्या था, अलग अलग विचारधारा के लोग थे,
अलग अलग वर्ग थे, ठीक है, अलग अलग विचारधारा के लोग उसी पार्टी में रह करके कांग्रेस के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब अलग अलग गुट थे। पर अब वाली जो इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस है उसमें कोई गुट नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार है, वो इंदिरा गांधी जी का विचार। सही विचार कौन सा? इंदिरा गांधी जी का विचार। पर नेहरू जी वाली कांग्रेस में ऐसा नहीं था, वहां पे वामपंथी विचार भी ठीक था, वहां पे पूंजीवादी विचार भी ठीक था, दक्षिणवादी विचार भी ठीक था, सबको साथ लेकर के चल रहे थे। मतलब अपन कह सकते हैं ये विचारधारात्मक गठबंधन था बेटा। पर यहां पर अब विचारधारात्मक गठबंधन नहीं है, यहां पे विचारधारात्मक गठबंधन नहीं है, यहां पर विभिन्न मतों को, विभिन्न हितों को ध्यान में नहीं दिया जा रहा है, यहां पर सिर्फ एक ही बात सुनी जा रही है, इंदिरा गांधी जी की। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। तो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस ने चुनाव जीता, परंतु कुछ विशेष सामाजिक वर्गों पर ज्यादा निर्भर थी, जैसे कि दलितों पर, महिलाओं पर, गरीबों पर, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन पर ज्यादा निर्भर थे। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनः स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल करके जो कांग्रेस उभर कर सामने आई थी वो बिल्कुल एक नई कांग्रेस थी। हाँ, इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को फिर से पुनः स्थापित करा, परंतु कांग्रेस प्रणाली की पूरी प्रकृति, पूरा नेचर, मतलब आप कह सकते हो पूरा सिस्टम सही कांग्रेस का बदल दिया था। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कौन सी वाली कांग्रेस में? नेहरू कांग्रेस में। नेहरू कांग्रेस में क्षमता थी कि भाई कोई भी संघर्ष होता था, कोई भी तनाव होता था तो उसको पचा लेते थे, मतलब अंदर की अंदर ही बात हो जाती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि साहब ये कांग्रेस ओ और आर में बट जाए, ठीक है, फिर एक अलग लड़ रही है, एक अलग लड़ रही है, नहीं, कोई भी विचारधारा, कोई भी बातचीत, कोई भी तनाव होता था वो पार्टी के अंदर रहता था और पार्टी के अंदर उसको सोल्व कर लिया जाता था, ठीक है। ये बड़ी विशेषता रही थी इंदिरा गांधी जी से पहले के जितने भी नेता थे उनकी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। तो कांग्रेस की पहचान ये थी कि विचारधारात्मक गठबंधन है कांग्रेस, ठीक है, सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन है कांग्रेस, इसी के लिए जाना जाता था और इसी के लिए लोकप्रिय थी। परंतु जो नई कांग्रेस है वो लोकप्रिय तो है, परंतु उनमें ये क्षमता नहीं थी कि सब तनावों को सहन कर ले, हर बातों को, उसमें संघर्षों को जगह मिल जाए, ऐसा नहीं था उसमें। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। देखिए, कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत करी, मतलब 352 सीटें जीत रही, राज्यों में जीत रही, तो बड़ी बात है, पकड़ मजबूत करी है। इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत भी बढ़ी, मतलब जो उनकी वैल्यू है वो बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ, युद्ध के साथ और भी ज्यादा वो लोकप्रिय हो गए। फिर 1972 में राज्य के विधानसभाओं के चुनाव जीत के, ये सब कुछ अच्छी बात है, परंतु यहाँ पे जो जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है वो कम हो गई। कैसे? देखिए, अब पहले जो कांग्रेस थी उसमें क्या था, अलग अलग विचारधारा के वर्ग थे। ये लोग कुछ विचारधारा को मानते हैं, ये कुछ को, 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 ठीक है, सबकी विचारधाराओं को मिलाकर के वो कांग्रेस बनी हुई थी। कुछ काम इनके हिसाब से होता था तो इनके खिलाफ होते थे, कुछ इसके हिसाब से होता था तो इनका थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते थे, कुछ इन दोनों के हिसाब से हो रहा था तो बाकी एडजस्टमेंट करते थे, सबके हिसाब से वहां पर पहले के में काम होते थे। मतलब हर वर्ग की, हर जनता के हर वर्ग की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं, उनको सुना जाता था, उन पर काम होता था, चाहे देर सवेर हो, पर होता था। परंतु अब जो नई वाली कांग्रेस है उसमें कोई दूसरी विचारधारा की तो जगह ही नहीं। जो विचारधारा इंदिरा गांधी जी की है वही विचारधारा सही है, और उनकी विचारधारा क्या दर्शा रही? समाजवादी, वामपंथी विचारधारा है, वही सही है, बस वो बाकी सब गलत है। मतलब जो लोग समाजवाद के अलावा जो विचार रखते हैं, मतलब उनको तो मौका ही नहीं मिला कि अपनी इच्छाओं को सरकार द्वारा पूरा करा सके। मतलब लोगों की जो इच्छाएं थी उनको अभिव्यक्त, मतलब वो पूरी होना या उनको सरकार के सामने लाने की जो जमीन है छोटी पड़ चुकी थी। मतलब अब उनके पास इतना मौका नहीं था कि सरकार उनकी भी बात सुने, क्योंकि सरकार अब एक तरीके से कठोर हो चुकी थी कि नहीं साहब, मेरी जो सोच है वही सोच के अनुसार चला जाएगा, और उनकी जो सोच है वो समाजवाद और वामपंथी। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। अब 1972 के बाद फिर थोड़ा सा गुस्सा, आक्रोश जनता में रहता है, विकास और आर्थिक बदहाली, ठीक है। विकास के नाम को भाई कहा जाता है कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने नारा लगाया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, पर गरीबी हटी नहीं, ठीक है। आर्थिक बदहाली हो रही है, ठीक है, हर चीज के जो दाम है, महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है, सरकार बढ़िया एसी के मकानों में सो रही है, परंतु सरकार को इन गरीबों का ध्यान नहीं है, बेरोजगारों का ध्यान नहीं है। इन सबके चक्कर में जन आक्रोश होने लगा, जनता को गुस्सा आने लगा। लामबंदी का मतलब लोग, जनता इकट्ठे होने लगी, एक होने लगी जनता, और सड़कों पर अब उतरना शुरू करेगी। ये कौन से समय की बात कर रहा हूं मैं? अब ये 1974-75 का दौर है। 1974-75 का दौर है बच्चों, इस दौर को याद रखिएगा, जिसको कि अभी हमें चैप्टर 6 में पढ़ना है। इंदिरा गांधी जी का विरोध होना शुरू हो चुका है, ठीक है, 74 से इंदिरा गांधी जी का विरोध शुरू हो जाएगा।
एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा। और फिर एक राजनीतिक संकट आ खड़ा हुआ, एक राजनीतिक संकट आया खड़ा हुआ जिसमें संवैधानिक लोकतंत्र का अस्तित्व, जो भारत का संविधान है जिसमें लोकतंत्र दिया हुआ है, उसके अस्तित्व पर भी खतरा आ चुका था। ठीक है, जब से बात कहना शुरू हो गई कि संविधान खतरे में आ जाता है, लोकतंत्र खतरे में है, फिर संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन होता है बच्चों। और ये 42वां संविधान संशोधन आप ऐसा मान लीजिए कि लगभग संविधान को पूरा ही पलट दिया गया था। संविधान में काफी बदलाव कर दिए गए थे। फिर इसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन होगा, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार करेगी, जो कि इस 42वें से पहले जैसा था वैसा का वैसा वापस कर दिया गया। मतलब फिर से लोकतंत्र को बनाने में मोरारजी देसाई जी का बहुत बड़ा योगदान था। ये सब जो घटना है कि ये क्या, कौन से राजनीतिक संकट की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा यहाँ पर फिर संशोधन होते हैं, कौन सी क्या बातें होती है, ये सारी जो बातें, सारी जो घटनाएं हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगला अध्याय और भी महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे उस दिन की जो इसको भारत के लोकतंत्र में काला दिन कहा जाता है, ब्लैक डे कहा जाता है। ये क्यों हुआ? क्या इंदिरा गांधी जी तानाशाह की तरफ थोड़ी सी बढ़ने लगी थी, तानाशाही करने लगी थी? ऐसा कौन सा फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसने इंदिरा गांधी जी की सांसद की सदस्यता छीन ली थी? ऐसा कौन सा फैसला था जिसने इंदिरा गांधी जी को मजबूर कर दिया कि रातों रात राष्ट्रपति को फोन करके आपातकाल जारी करवाने का? ऐसा कौन सा फैसला था जिसने देश के बड़े बड़े संगठनों पर बैन लगवा दिया था? ऐसा कौन सा फैसला था जिसने क्या करा, इंदिरा गांधी जी को मजबूर कर दिया कि सभी विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डाल देने का? ऐसा क्या हुआ था जिसने मजबूर कर दिया इंदिरा गांधी जी को कि रात के रात में पूरे देश में लाइटों की एक साथ कटौती कर देना, न्यूज़पेपर्स की कटौती बंद कर देना? ऐसा क्या हुआ था कि उस समय सडनली सारे के सारे मौलिक अधिकारों को बैन कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ था जिससे कि उस जून को, उस तारीख को 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र पे एक धब्बा कहा गया, भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन कहा गया? ऐसा क्या था जिसमें जेपी नारायण जैसे महान व्यक्ति और व्यक्तित्व बाहर निकल करके आते हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो जेलों में रहते हैं, पर बाद में जब वो निकलते हैं तो फिर उनकी सरकार बनती है? ऐसा क्या था? ये सब जो आपको जानना है तो उसके लिए आपको अगले अध्याय पे मेरे साथ चलना पड़ेगा। गजब की जर्नी करेंगे और वो अध्याय और पढ़ने के बाद हम समकालीन विश्व राजनीति वाली किताब पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी जरूर बताया करो कि सर हमें आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगता है। सच में देखिए, आप ही तो हमारे प्रेरणा स्रोत हो। आप मुझे मोटिवेट करोगे, सर बहुत मजा आया तो मैं और अच्छे से काम करूंगा। ठीक है, बाकी मेरे पास मोटिवेशन का कहां सोर्स है? मैं तो कोई वीडियो भी नहीं देखता हूं। आप जितनी तारीफ करोगे, आप जितना मोटिवेट करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।